हेलो। नमस्कार। सत श्री अकाल सभी को। विशाल जी वेरी गुड मॉर्निंग, नीलम रानी जी वेरी गुड मॉर्निंग, सुमन जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम आ चुके हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम सेशन नंबर 5 में। तो जो लास्ट सेशंस हुए हैं डियर, आशा करता हूं कि वहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। कल कौन से टॉपिक हो गए थे सुमन जी? कल का लेक्चर देखो, जो लास्ट हुआ था उसको रिवाइज करवा दूंगा मैं। ओके। तो कल जो हमने टॉपिक किया था उसको मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। बकायदा दो तरह के इकोसिस्टम पढ़ने थे हमें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। यानी जो इकोसिस्टम जमीन पे है और जो इकोसिस्टम पानी में। ये दो तरह के इकोसिस्टम को हमें समझना है, जिसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमने तीन तरह के इकोसिस्टम देख रहे हैं। फॉरेस्ट देखना था, ग्रासलैंड्स देखने थे और डिजर्ट्स देखने। तीन तरह के इकोसिस्टम इसमें। जब हम फॉरेस्ट पे गए तो फॉरेस्ट में तीन तरह के हम लोगों ने फॉरेस्ट देखे थे, ट्रॉपिकल, डेसिडियस, अल्पाइन वाला या कॉनिफेरस वाला। उनको हमने स्टडी किया। फिर ग्रासलैंड पे आए तो ग्रासलैंड में बकायदा हमने तीन तरह के ग्रासलैंड्स को पढ़ा। सबसे पहले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स, और फिर आपका अल्पाइन वाला रीजन्स, और आखिरी में डिजर्टिक। तो डिजर्ट जो इकोसिस्टम है वो तो आज होगा, और एक्वाटिक इकोसिस्टम की बिगिनिंग होगी। लास्ट जो हमने किया था वो था टेम्परेट इकोसिस्टम। कल की क्लास शो नहीं हुई है? अच्छा, ऐसा हो तो जानी चाहिए। चलो मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स का मतलब जो 30 से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच में आपको मिलेगा। इसमें आपको दुनिया में अलग अलग जगह पे ग्रासलैंड्स मिलेंगे, जिसकी लोकेशंस हमने मैप वाइज जो है वो कर ली थी। किसी भी आप उसमें चले जाओ ग्रासलैंड्स में, टेम्परेट ग्रासलैंड की खासियत ये है कि व्हीट प्रोडक्शन वहां मिलेगा ही मिलेगा। श्रुति शर्मा जी जय महादेव। और कहाँ कहाँ है बकायदा, किन किन नदियों के थ्रू जो है ये इकोसिस्टम डेवलप होता है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड डेवलप होता है। फिर उसमें स्टेपी ग्रासलैंड देखा। स्टेपी ग्रासलैंड के बारे में कुछ चीजें पढ़ी, लाइक वास्तविक ग्रासलैंड जिसे ट्रू ग्रासलैंड कहते हैं स्टेपी ग्रासलैंड से। यहाँ पर जो घास होती है वो सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट घास जहाँ होगी वहां पर जो जानवर होंगे, कैटल्स होंगे, वहां पर वो उस घास को खा सकते हैं, जिसे हरियाणा में कहते हैं चरना, है ना। तो वहां पर पशु चर सकते हैं। चरना मतलब वो घास खा सकते हैं। और जहाँ कैटल ग्रेजिंग होगी, कैटल रियरिंग होगी, डेफिनेटली वहां पर एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो सकता है। वहां पर लोग मिक्स्ड इकोनॉमी भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुओं को भी पाल सकते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ पर अच्छी खासी होगी, क्योंकि स्टेपी है। स्टेपी यूरोपियन कंट्री थी, डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ जो खेती होती है वहाँ एक्सटेंसिव होती है। मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन कम है, उनके पास जमीनें ज्यादा हैं, और जो पैदावार होती है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस में इंटेंसिव खेती होती है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जमीन बहुत कम है, इसलिए प्रोडक्शन भी आपको कम दिखेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, है ना। तो यहाँ बोला गया है कि यूरोप के अंदर बकायदा एक्सटेंसिव जो स्टेपी ग्रासलैंड है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हो गया सर। चलो बहुत अच्छी बात है डियर नीलम रानी जी। अरे क्लास तो शो हो रही है सुमन जी, देखो। कह रहे हैं कि कल की क्लास तो शो हो रही है, देखो। और जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो वेल्ड अफ्रीका के अंदर ग्रासलैंड है, बकायदा ऑरेंज और लिम्पोपो रिवर। तो ऑरेंज के नाम से, यानी ऑरेंज एक कलर है, कलर की वजह से हमने यहाँ पर चार तरह के
रिवर देखे थे जो दुनिया में कलर के बेसिस पे हो, वो कहाँ कहाँ है उसकी हमने स्टडी की थी। उसके बाद आखिरी का टॉपिक था अल्पाइन या बोरियल या टैगा बायो, कहाँ मिलेगा? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, रशिया वाले रीजन में मिलेगा। वहां पर ये उत्तरी गोलार्ध में ही मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि पानी मिलता है। यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति मिलती है, उनकी क्या खासियत होती है वो देखा। उसके बाद यहाँ पर प्रजातियां कौन सी मिलेंगी हमने वो देखा। अब एक बात बताओ, ठंडा इलाका है, हाँ या ना? ठंडे इलाके हैं तो साफ है पेड़ पौधे जो है वो क्या है, कम है या ज्यादा है? कम होंगे। पेड़ पौधे अगर कम होंगे तो साफ है वहां पर क्या कम होंगे, जंगली जो जीव होंगे वो बहुत कम होंगे। इसलिए यहाँ पर ज्यादा प्रजाति जो है आपको जानवरों की नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कंडीशंस बहुत हार्श है। उसके बाद रशिया, कनाडा, खासकर कनाडा और यूएसए के बॉर्डर में जाएंगे या उन इलाकों में जाएंगे तो यहाँ पर लंबरिंग इंडस्ट्री जो है वो पैदा होती है। व्हाट इज लंबरिंग इंडस्ट्री? लंबरिंग इंडस्ट्री मतलब सर यहाँ जो पेड़ होते हैं वो सॉफ्टवुड होते हैं। सॉफ्टवुड होने से कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये जो हमारे पेपर होते हैं, पेपर तैयार होते हैं सॉफ्टवुड से। इनका कलर जब ये प्रोसेस होते हैं कुछ और होता है, इसको ब्लीच करना पड़ता है क्लोरीन के साथ, तब जाकर इनका पेपर जो है व्हाइट आपको कलर दिखता है। और इसी वजह से आप जितने भी पेपर देखेंगे जो व्हाइट होता है, आप उनको स्मेल करके देखिए, एक अलग से ही आपको मतलब स्मेल आती हुई दिखेगी। दैट स्मेल इज बेसिकली क्लोरीन स्मेल। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे ये पूछा जाए कि पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो है कौन सा केमिकल यूज होता है तो क्लोरीन यूज होता है। और क्लोरीन के बारे में बात की थी तो याद कीजिए ये एक ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में भी रोल प्ले करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होता है, क्लोरीन होती है। क्लोरीन जो होती है यही प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि क्लोरीन जो है ऊपर जाकर के ओजोन के साथ रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करती है तो आप देखेंगे ओजोन डिप्लेशन होता है। तो क्लोरीन थोड़ी सी दिक्कत करती है। लेकिन भारत में हार्डवुड होता है, दुनिया में जहां जहां हार्डवुड होते हैं साफ है उनसे जो पेपर बनेंगे, ऐसे पेपर नहीं बनेंगे जो हम अपने नॉर्मल यूज के लिए करते हैं। वो पेपर वो बनेंगे जो काफी टफ होंगे, काफी मतलब उनकी थिकनेस ज्यादा होगी। जो हम जनरली जो आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं, जो पेपर्स मोटे कागज के होते हैं, खासकर जो मैरिज कार्ड वगैरह बनाते हैं वो, और वो भी कैसे प्रोसेस होता है वो भी हमने देखा, काऊ डंग और एलिफेंट डंग से प्रोसेस होता है। यहाँ तक की कहानी हमने खत्म कर दी थी मतलब, और फिर मेरा टेलीग्राम चैनल बता दिया था। आज जो कहानी हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे किससे? टॉपिक चल रहा था इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम के अंदर सबसे पहला इकोसिस्टम हम लोगों ने तो पढ़ा फॉरेस्ट, ये हमारा डन। उसके बाद दूसरा इकोसिस्टम जो था वो था ग्रासलैंड, ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया। तीसरा जो इकोसिस्टम है वो डिजर्ट या डिजर्टिक इकोसिस्टम, ये आज पढ़ना है, इसको आज हमें स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे डिजर्टिक इकोसिस्टम पे जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए ये कहता है डिजर्ट। पहला सवाल, दुनिया में डिजर्ट आपको कहाँ मिलेंगे? सर दुनिया में हमेशा देखिए डिजर्ट बेसिकली होते हैं दो टाइप के, या तो वो डिजर्ट हॉट होगा या वो डिजर्ट कोल्ड होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हॉट और कोल्ड डिजर्ट्स के अंदर डिफरेंस है वो क्या होते हैं समझिए। ये है 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, ये है बेटा 30 डिग्री जिसे आप लोग कर्क रेखा या सब ट्रॉपिकल या सब पोलार कहते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये दो आपके लाइन होगी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो डिजर्ट्स मिलने वाले हैं वो कहाँ मिलने वाले हैं? दुनिया में बेटा सबसे ज्यादा जो डिजर्ट्स मिलने वाले हैं इसी 30 डिग्री के क्षेत्र में मिलेंगे। पहले ध्यान रख लो, टॉपिक है डिजर्टिक। दुनिया में सबसे ज्यादा डिजर्ट कहाँ मिलेंगे? सर दुनिया में सबसे ज्यादा डिजर्ट मुझे इस बेल्ट में मिलेंगे जो 30 डिग्री की बेल्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज, दुनिया में ये जो 30 डिग्री की जो बेल्ट है इसमें आपको कॉन्टिनेंट के किस साइड मिलेगा? आपको कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड मिलेगा। लाइक जैसे ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका के वेस्ट साइड में आप लोगों को डिजर्ट्स दिखेगा। ये देखो यहाँ पर सहारा डिजर्ट, ठीक है, ये सहारा डिजर्ट। यहाँ पर जो है कालाहारी डिजर्ट है, हालांकि ये मैंने छोटा बना दिया, अफ्रीका अफ्रीका बड़ा बनना चाहिए था क्योंकि अफ्रीका का हिस्सा ये है। तो
आप देखेंगे यहाँ पर कालाहारी डिजर्ट्स है। तो आप देखिए कॉन्टिनेंट के किस साइड है, कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड है। सवाल पहला, क्यों कॉन्टिनेंट के इस साइड क्यों नहीं है? तो कल हम लोगों ने क्या देखा था, जो हवा हवा पवने आती हैं, वो पवने पूर्व की तरफ से क्या करती आती है, बारिश करते हुए आती थी, इसलिए पूर्व के अंदर डिजर्ट्स नहीं बनेंगे। वेस्ट में क्यों बनेंगे? क्योंकि सर ये जो ट्रेड विंड होते हैं, जो व्यापारिक पवन होते हैं, व्यापारिक पवन पश्चिमी किनारे तक पहुंचते पहुंचते नमी खत्म कर देते हैं, इसलिए पश्चिम में बारिश नहीं हो पाती। इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती, बारिश नहीं हो पाएगी तो समय के साथ ये हिस्सा क्या हो जाएगा, डिजर्ट हो जाएगा। तो हो तो गया। तो पहली कंडीशन आप क्या कहोगे, जो व्यापारिक पवनें होती हैं सर, वो पश्चिम की तरफ आते आते अपनी नमी खो देते हैं, क्योंकि पूर्व तक ही उनकी नमी, फिर सेंटर में और आखिरी तक पहुंचते पहुंचते नमी खत्म हो गई। क्योंकि ये महाद्वीप छोटा थोड़ी है, ये महाद्वीप बहुत बड़ा है, ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। इसलिए आप देखेंगे पश्चिम में आपको डिजर्ट्स मिलेंगे। दुनिया के जितने भी बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, उस कॉन्टिनेंट के पश्चिम में ही आपको डिजर्ट्स देखने को मिलेंगे। इस मैप को थोड़ा अच्छे से देखो। इस मैप पे आपको क्या दिख रहा है? इस मैप पे यहाँ पर आपको 30 डिग्री दिख रहा है, 30 डिग्री साउथ दिख रहा है, नॉर्थ और साउथ। इस 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में कॉन्टिनेंट के जो जो हिस्से आते हैं, आप देखना उस कॉन्टिनेंट के हिस्से में आपको पश्चिम की साइड जो है डिजर्ट्स दिखेगा। नॉर्थ अमेरिका में चले जाओ, नॉर्थ अमेरिका के देखिए पश्चिम में आपको यहाँ डिजर्ट्स देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से साउथ अमेरिका के पश्चिम में आ जाओ, यहाँ पर आपको डिजर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। उसी तरीके से अफ्रीका में आ जाओ, अफ्रीका के पश्चिम में तो बाकायदा दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डिजर्ट्स देखने को मिलता है, सहारा डिजर्ट जिसे कहते हैं। अफ्रीका के दक्षिण में आ जाओ तो 30 डिग्री के क्षेत्र में है, वहां पर आप लोगों को कालाहारी डिजर्ट देखने को मिलता है। अब आ जाओ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में जाओ, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में आपको ग्रेट सैंडी या विक्टोरिया जैसे जो है बहुत फेमस डिजर्ट्स हैं, वो देखने को मिलेंगे। इंडिया देखो, इंडिया का पश्चिम का हिस्सा देखो, इंडिया के पश्चिम में, यानी थार मरुस्थल पूर्व में नहीं है, थार मरुस्थल पश्चिम में है। बताइए क्यों? समझ में आ गया? इस फिगर से एक चीज तो क्लियर होगी कि सर कॉन्टिनेंट के पश्चिमी साइड पे मुझे डिजर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण वाले क्षेत्र में मिल रहे हैं। जो 0 डिग्री है आप देखो, वहां 0 डिग्री पे आपको डिजर्ट्स देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं वहां पे, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है सर। मैंने आपको बताया था कि डेली बारिश होती है यहाँ पे। क्यों होती है, वो कल वाला लेक्चर देख लेना या एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला लेक्चर देख लेना। यहाँ डेली बारिश होती है, इसलिए यहाँ डिजर्ट्स बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब इस पूरे रेंज में आपको कोई डिजर्ट्स नहीं देखने को मिला। क्या देखने को मिलेगा? ज्यादा बारिश है तो सर फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और उस फॉरेस्ट को हम कैसा देखेंगे? साल भर हरा देखेंगे, इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो देखिए, अमेजन रेन फॉरेस्ट, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, इंडोनेशिया मलेशिया के अंदर रेन फॉरेस्ट, क्योंकि इक्वेटर के बहुत नजदीक हैं तो वेस्टर्न घाट के अंदर रेन फॉरेस्ट। समझ में आई कहानी? तो रेन फॉरेस्ट जो दुनिया के बड़े डेवलप्ड रेन फॉरेस्ट हैं वो इस रेंज में मिलेंगे, और दुनिया के बड़े डेवलप्ड जो डिजर्ट्स हैं वो 30 डिग्री में मिलेंगे। क्यों? क्या कारण है सर 30 डिग्री पे मिलते हैं? पहला कारण, बेटा जितने भी आप डिजर्ट्स देख रहे हैं, उस डिजर्ट्स का पश्चिमी जो हिस्सा है, उस पश्चिमी हिस्से में आपको क्या देखने को मिलेंगे? पश्चिमी हिस्से में आपको देखने को मिलेंगे करंट्स। बताता हूं।
ये देखो फिगर देखो। गुड मॉर्निंग डियर संपत जी। आप इस फिगर को देखोगे तो हमने देखा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, डिजिट्स देखने को मिल रहे हैं। किधर मिल रहे हैं? 30 डिग्री लेटीट्यूड्स पे देखने को मिल रहे हैं। ये है आपका 30 डिग्री लेटीट्यूड, ये है आपका 30 डिग्री लेटीट्यूड, ये 30 डिग्री साउथ है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है। और जब आप पूरी लाइन खींच दोगे तो इसके पश्चिम में देखने को मिलेगा। पहला कारण आपने जो बताना है कि सर पश्चिम में इसलिए मिल रहा है क्योंकि पश्चिम के साइड पे आपको एक करंट देखने को मिल रही है। ये देखो कैलिफोर्नियन करंट, ये देखो पेरुवियन करंट, ये देखो ये करंट कौन से हैं? ये समुद्री करंट है। कौन से करंट है? बेंगुला करंट। कौन से करंट है? कैनारीज करंट। कौन से करंट है? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। दुनिया के जो 5 बड़े लेवल पे आपको जो डेवलप होते हुए दिख रहे हैं डिजिट्स महाद्वीपों के, वो ये पश्चिम में क्यों है? पश्चिम में सर इसलिए है, पहला कारण कि जो पवनें आती हैं, ये देखो जो पवनें आती हैं वो पवनें पश्चिम की तरफ क्या हो जाती हैं? ऑफशोर हो जाती हैं, मतलब अपनी नमी खो देते हैं। या आप कहोगे पश्चिम की तरफ आते आते, इंग्लिश में वर्ड यूज करना है ऑफशोर। ऑफशोर का मतलब होता है जिसमें नमी नहीं रहती, इसलिए वहां पर क्या हो जाता है? डिजर्ट्स आपको तैयार होगा, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर जो पवनें आ रही हैं, आप देखेंगे पश्चिम की तरफ आते आते क्या हो रहा है? पश्चिम की तरफ आते आते सॉरी पश्चिम की तरफ आते आते उसमें क्या नहीं रह पाती? नमी नहीं रह पाती, इसलिए डिजर्ट्स बनने को मिल रहे हैं। सेम वहां पर भी वही एप्लीकेशंस अप्लाई करने हैं। तो पहला कारण तो विंड्स का है, पवनों का है। दूसरा कारण क्या है? करंट का। सर यहाँ इसके पश्चिमी साइड पे मुझे कोल्ड करंट्स देखने को मिलेंगे, पहला कारण। दूसरा कारण आपने क्या बोलना है? पश्चिमी किनारे पे ठंडी जलधाराएं दिखेंगी। जिससे बारिश नहीं हो पाती। अब आप कहोगे सर ठंडी धाराओं से बारिश क्यों नहीं हो पाएगी? बेटा एक बात समझो, यहां पर आपको एक गर्म हॉट वाटर बॉडी है और एक कोल्ड वाटर बॉडी, यानी एक पानी का हिस्सा है जिसका तापमान ज्यादा है और एक है जिसका तापमान बहुत कम है। अब सोच के देखो कि एवोपोरेशन, जिसे आप लोग वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण किसका सबसे ज्यादा होगा? लगाओ इसको, इस दिमाग को लगाओ, वाष्पीकरण सबसे ज्यादा किसका होगा? वाष्पीकरण सर सबसे ज्यादा होगा गर्म वाले का, है ना? वाष्पीकरण क्यों होगा? गर्म होगा, हल्का होगा, ऊपर उठ रहा होगा। जब ये ऊपर उठ रहा होगा वाष्पीकरण से, तो ऊपर उठने के दौरान क्या होता है? तापमान कम होता जाता है और वाष्पीकरण हो ही रहा है, तो इससे क्या बनेंगे? क्लाउड्स बनेंगे, और क्लाउड्स बनेंगे तो लगातार नमी जो है उसमें जाती रहेगी, जिससे क्या होगा कि वही नमी नीचे आ जाएगी और इससे जो चीज होगी वो बारिश होगी। तो उसका मतलब है कि सर बारिश होने की संभावना तब ज्यादा है जब वाष्पीकरण हो, एवोपोरेशन हो। एवोपोरेशन कहाँ होगा? यहाँ। लेकिन मैंने क्या बताया कि यहाँ पर ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। आप खुद सोच के देखो वाष्पीकरण होगा क्या? सर पानी ऑलरेडी बहुत ठंडा है, ठंडा है तो इसका मतलब है कि वो नीचे ही बैठा रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर नहीं जाएगा मतलब कोई क्लाउड्स नहीं बनेंगे, कोई क्लाउड्स नहीं बनेगा मतलब कोई बारिश नहीं होगी। सोच के देखिए ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या लाखों करोड़ों साल से बनी हुई है। इसका मतलब है कि जो किनारे होंगे पश्चिमी हिस्से, पश्चिमी हिस्सों में यहाँ पर आपको कौन सी करंट मिल रही है? कोल्ड करंट मिल रही है। कोल्ड करंट मिलने से पानी जो है, नमी जो है ऊपर नहीं जा पाता, जिससे यहाँ पर सर बादल नहीं बन पाते। इसी वजह से आपको यहाँ पर कोई बारिश नहीं देखेगी, और जब बारिश नहीं देखेगी, लाखों करोड़ों साल से जब एक हिस्से में बारिश नहीं होगी, तो क्या बनेंगे? बादल, सॉरी क्या बनेंगे? रेगिस्तान बनेंगे। तो देखिए रेगिस्तान बन गए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अमेरिका के पश्चिम में रेगिस्तान बने हैं, बताइए किस करंट की वजह से, तो आप कहेंगे कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट की वजह से। कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट, ठीक है। यहां पर नाम देंगे पेरुवियन कोल्ड करंट। और ये ध्यान रख लेना, कई बार पेरुवियन करंट्स को हम लोग हम्बोल्ट करंट भी बोल देते हैं। उसके बाद कालाहारी जो डिजिट्स आपको बनता हुआ दिखेगा, वो किसकी वजह से बनता हुआ दिखेगा? आंसर करेंगे बेंगुला। और जो सहारा जो डिजिट दिखेगा उसमें कैनारी।
जलधारा। और जो ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ही आपने जाना है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन करंट। ये 5 जलधाराएं। अब आप कहोगे सर ये तो सब आपने बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये जो इंडिया है, इंडिया के पश्चिम में क्यों आपको थार मरुस्थल दिखता है। तो इस थार मरुस्थल के पीछे की कहानी जो है आपने पवनों के साथ कनेक्ट करनी है, ठंडी जलधाराओं के साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई ठंडी जलधारा नहीं मिलती। यहाँ पर पवनें क्या हो रही होती हैं, ऑफशोर हो रही होती हैं, इसलिए यहाँ पर थार डिजर्ट्स आपको देखने को मिलता है। क्लियर। इंडिया में आपने थार डिजर्ट्स का एग्जाम्पल देना है पवनों के साथ, बाकियों के साथ जोड़ना है 30 डिग्री क्षेत्र में जोड़ना है 3 वजह से। पहला कारण, जो पवने नमी नहीं दे रही। दूसरा कारण, इन कॉन्टिनेंट के पश्चिम में आपको ठंडी जलधारा मिलती है। और तीसरा कारण समझिए, तीसरे कारण को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ाता हूं। यह है 0 डिग्री क्षेत्र, जिसे आप लोग भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं। यह है 30 डिग्री क्षेत्र, जिसकी हम बात कर रहे हैं। यह है 60 डिग्री क्षेत्र, और यह है 90 डिग्री क्षेत्र, जिसे आप लोग पोल कहते हैं। क्या करना है? यहां पर 90 डिग्री यानी पोल वाला हिस्सा होगा। अब आपको मुझे यह बताना है कि यहां पर लो प्रेशर हाई प्रेशर किसका है। 0 डिग्री वाला जो रीजन है वहां पर लो प्रेशर है, हाँ या ना? कल मैंने आपको बताया था, दिमाग नहीं लगाना क्योंकि ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे फिलहाल के लिए, बस इतना लगाना अल्टरनेट लो प्रेशर हाई प्रेशर करते जाओ। अगर यहाँ लो प्रेशर है तो ये हाई प्रेशर क्षेत्र है, यहाँ पर लो प्रेशर क्षेत्र है, यहाँ पर हाई प्रेशर रीजन। अब आप मुझे एक बात बताओ, हाई प्रेशर से विंड किधर आएंगे? लो प्रेशर की तरफ। तो ले आओ, ये देखो विंड आ गई कहाँ? लो प्रेशर की तरफ। लेकिन जब 0 डिग्री जब विंड आएंगे तो क्या होगा? 0 डिग्री गर्म क्षेत्र है सर, गर्म क्षेत्र है तो ये गर्म होकर हल्की होकर के ऊपर उठेगी। उठा दो। कितनी उठेगी सर? बहुत ज्यादा हाइट पे उठेगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म इलाका है। ठीक है, ये देखो उठ गई। उठ गई तो क्या होगा सर? एक हाइट पे जाने के बाद ये इतनी भारी हो चुकी होगी कि और आगे ऊपर नहीं उठ पाएगी। इसलिए जहां पर ये पहुंचेगी उसका जो दबाव बनेगा, उसके दबाव के हिसाब से वो किधर चलेगी? कम दबाव की तरफ। इसलिए ये या तो जाती है दक्षिणी गोलार्ध की तरफ या जाती है उत्तर गोलार्ध की तरफ। देखिए अब यहाँ तो जमीन के साथ चल रही थी, अब देखिए ऊपर उठने के बाद आसमान में ही ऊपर ऊपर चलती है, इसलिए वो आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के दौरान जो है वो भारी होती जाती है, और जैसे ही वो 30 डिग्री के क्षेत्र में पहुंचती है तो आप देखेंगे भारी होने की वजह से वो नीचे गिरती है, भारी होने की वजह से नीचे गिरती है। नीचे गिर गई। अब आप मुझे बताओ कि इस नीचे गिरने वाले विंड्स की वजह से क्या यहां पर क्लाउड्स बनेंगे? सोच के देखो, नीचे गिर रही है तो क्या यहां पर क्लाउड्स बनेंगे? नो। इसलिए 30 डिग्री वाला क्षेत्र जो है वो क्या हो जाएगा? समय के साथ मरुस्थलीय हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ। दूसरा, ये हाई प्रेशर है, देखो ये भी लो प्रेशर है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड गई गई सर, यहां पर ये गर्म होकर के हल्की होकर के ऊपर उठी उठी। ऊपर उठेगी तो इसका क्या हो चेंज होगा? प्रेशर चेंज होगा। प्रेशर चेंज होगा तो ये कहां जाएगी सर? इसका एक हिस्सा ऊपरी ऊपर जाएगा 30 की तरफ, एक हिस्सा जाएगा ऊपर की ऊपर 90 की तरफ। आगे बढ़ने के दौरान ये क्या होती जाएगी? ठंडी। ठंडी होती जाएगी तो इसका मतलब भारी। भारी मतलब नीचे गिर गई। ये देखो, चाहे जो 30 से 0 तक भेजो, चाहे 30 से 60 तक भेजो, आखिरी में वो विंड ऊपर से 30 के ऊपर आकर के क्या हो रही है? गिर रही है। क्यों? क्योंकि सर लो प्रेशर हल्का ऊपर उठा और ऊपर उठ करके आगे बढ़ने लग गया और नीचे गिरा। नीचे गिरने से क्या होता है कि कोई भी क्लाउड्स नहीं बनेंगे, क्योंकि बादल कहां बनते हैं? बादल हमेशा वही बनते हैं जहां पर पवनें क्या हो रही हैं, सॉरी, जहां पर पवनें क्या हो रही हैं, जहां पर पवनें नीचे से ऊपर उठ रही हैं, इसलिए बादल यहां बनेंगे। इसलिए हमने देखा था कि 0 डिग्री के क्षेत्र में बहुत बारिश होती है, इसलिए बादल यहां बनेंगे। यहां पर जो है बारिश होगी, आपको बारिश ना तो यहां दिखेगी ना यहां दिखेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से विंड जो है नीचे की तरफ आ रही, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी, है ना? गिर करके फिर वो लो प्रेशर की तरफ आएगी, यहाँ आकर के फिर वो गर्म होकर के हल्की होकर ऊपर उठेगी और वापस ही। तो अब समझ में आ गया कि 30 डिग्री के क्षेत्र में आपको मरुस्थल क्यों देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो सर ये हाई प्रेशर बेल्ट है, मतलब ऊपर से विंड जो है गर्म हो वो
ठंडी होकर के, भारी होकर के नीचे गिरती हैं। नीचे गिरने वाली पवनें जो हैं कभी भी बारिश नहीं करते। क्यों? बादल नहीं बनेंगे। बादल हमेशा पवनें जहां से उठ रही होती हैं वहीं पर बनेंगे। इन दोनों क्षेत्र में बादल बारिश होगी, बट 30 डिग्री के क्षेत्र में, 90 डिग्री के क्षेत्र में आपको बारिश नहीं दिखेगी। तो 3 कारण आपको मैंने बता दिए कि डिजर्ट्स क्यों बनते हैं, और डिजर्ट्स 30 डिग्री में ही क्यों मिलेंगे, और डिजर्ट पश्चिम में ही क्यों मिलेंगे, उन सब का मैंने आंसर बता दिया। अब ये बताइए कि यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो? यहां तक किसी बच्चे को डाउट? जल्दी। डिजर्ट्स क्यों होते हैं, क्यों बनते हैं, यहां तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गए ये कंडीशंस कि भाई डिजर्ट्स कैसे बनते हैं। दूसरा, बेटा डिजर्ट्स कहते किसे हैं? जहां रेत ही रेत दिखे वो डिजर्ट है? आंसर इज नो। आपने कहना है कि सर डिजर्ट वो इलाके होते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो और लंबे समय तक सर यही सिचुएशन बनी रहे, तो हो सकता है कि वो जो क्षेत्र है डिजर्टिक हो जाए। तो इसका मतलब है कि डिजर्ट का मतलब सिर्फ मरुस्थल नहीं होता। डिजर्ट बेटा वो इलाका भी हो सकता है जहां बर्फ हो, जैसे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर्स है, हाँ या ना? यस। तो क्या वहां बारिश होती है? नो। क्यों? ठंडा इलाका है, एवोपरेशन नहीं होगा, बारिश नहीं होगी। तो वो भी डिजर्ट है। बेसिकली जब डिजर्ट्स की कंडीशंस बनाई जाती है तो डिजर्ट का मतलब रेत नहीं होता, जहां देखो वहीं रेत रेत ना। लद्दाख में जाओ, लद्दाख में जहां देखो वहीं रेत नहीं मिलेगी। जो लद्दाख में जाओगे, लद्दाख भी एक डिजर्ट है, लेकिन वहां रेत नहीं दिखेगी। आप इसको इस तरह से उड़ते हुए रेत नहीं दिखेगी जो आपको थार मरुस्थल में दिखेगी। ठीक है? वहां पर आपको माउंटेन्स दिखेंगे, पर्वत दिखेंगे जो चारों तरफ है। समझ में आई कहानी? तो डिजर्ट का मतलब रेत नहीं होता। हाँ, इंग्लिश में तो डिजर्ट डिजर्ट ही है, चाहे कुछ भी करो, लेकिन हिंदी में 2 शब्द का इस्तेमाल होता है, एक रेगिस्तान का, एक मरुस्थल का। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? हिंदी में 2 अलग अलग शब्द है। ध्यान रख लेना, जहां रेगिस्तान बोला जाता है तो समझ जाइए कि हिंदी में रेगिस्तान का मतलब होता है रेत, जहां रेत ही रेत हो, जैसे थार रेगिस्तान। ठीक है? मरुस्थल क्यों कहते हैं? वही थार रेगिस्तान अब मरुस्थल भी क्यों कहलाता है? मरु, मरु मतलब मरा हुआ स्थल, यानी सर वहां पर जीने की संभावना बहुत कम होती है, इंसान नहीं जिएगा। देखिए समझिए आप इस चीज को, अगर मैं कहूं कि डिजर्ट्स की क्लाइमेट कैसी है, टॉपिक हमारा डिजर्टिक इकोसिस्टम है, तो इसका क्लाइमेट बताइए, इसकी जलवायु जो है वो कैसे मिलेगी? आपने आपने फिर यहां पर कहना है कि सर शुष्क जलवायु होगी, हाँ या ना? शुष्क यानी ड्राई रीजन होगा। शुष्क जलवायु, ड्राई रीजन, जिसका मतलब साफ होता है यहाँ बारिश नहीं होती।
और अगर कभी बारिश हो भी गई थोड़ी बहुत किसी भी डिजर्ट्स के अंदर, तो आप कहोगे कि वो समर रेनफॉल होगी। अगर बारिश कभी भी हुई थोड़ी बहुत, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ग्रीष्मकालीन वर्षा होगी, यानी विंटर में बारिश नहीं होगी, यहाँ पर ग्रीष्मकालीन होगी, समर रेनफॉल होगा। और रेनफॉल भी ऐसे नहीं होगा कि एकदम घनघोर है, नॉर्मल होगा, जिसका मतलब साफ है कि जो ज्यादा सर्वाइविंग कंडीशंस यहाँ नहीं बनेगी। तो जलवायु बहुत हार्श है। अगर जलवायु शुष्क हुई, पानी है नहीं, तो उसका मतलब है कि यहाँ जो वनस्पति मिलने वाली है वो भी क्या मिलने वाली, उन वनस्पति को हम लोग नाम दे देते हैं जीरोफाइट। यहाँ जितनी भी वनस्पति मिलेंगी उन वनस्पति को हमने एक नाम में कंसिडर किया हुआ है या एक नाम दे दिया है, जीरोफाइट। जीरोफाइट हिंदी में जीरोफाइट, इंग्लिश में जीरोफाइट। सर जीरोफाइट क्या होते हैं? बेटा जीरोफाइट वो वनस्पतियां होती हैं जो कहां पैदा होती हैं, जहां पर शुष्क जलवायु। इसीलिए बिल्कुल सहारा डिजर्ट, उसको भी हम रेगिस्तान कहते हैं नीलम रानी जी, रेगिस्तान। तो ध्यान रख लेना, रेगिस्तान और मरुस्थल में दो डिफरेंस है। जैसे कि आप अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका भी एक डिजर्ट है, लेकिन अंटार्कटिका मरुस्थल है। अंटार्कटिका को आप रेगिस्तान नहीं बोलोगे कभी भी। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका में कोई रेत नहीं दिखेगी आपको। रेगिस्तान, रेगिस्तान ध्यान रख लेना, रेगिस्तान में रे आ रहा है, तो रे से आप लोग अंदाजा लगाना, रेत यानी सैंड, सॉयल, समझ में आया? लेकिन सहारा के अंदर कोई रेत नहीं है, इसलिए वो मरुस्थल है। मरुस्थल यानी वहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती है जिससे इंसान भी रह पाए और जानवर रह पाए, पेड़ पौधे डेवलप हो पाए। ना तो वहां पेड़ पौधे डेवलप होते हुए दिखते हैं, जानवर वहां रहते नहीं है, और इंसान की सर्वाइविंग कंडीशंस भी काफी डिफिकल्ट है। टेम्परेचर -70-80 डिग्री सेल्सियस तक वहां पर मिलता है। इसलिए वहां पर जितने भी लोग रहते हैं वो वही होते हैं जो रिसर्च स्टेशंस बनाए हुए हैं अलग अलग देशों ने, और उन रिसर्च स्टेशंस में साइंटिस्ट जो होते हैं वो वहां पर रिसर्च करते हैं। यानी वहां पर जो लोग 2 4 10 20 50 रहे मिलेंगे आपको, वो रिसर्च स्टेशन में काम करने वाले साइंटिस्ट होते हैं। रिसर्च स्टेशन यानी कुछ जैसे कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, कम टेम्परेचर में मुझे रिसर्च करना है, तो आप अंटार्कटिका के अंदर रिसर्च करते हो। तो इंडिया ने जैसे मैत्री हो गया, भारती हो गया, इस तरह के जो रिसर्च स्टेशन है वहां पर बनाए हुए हैं अंटार्कटिका के अंदर। तो ये ध्यान रख लेना। और कंफ्यूजन से बचना चाहते हो तो इंग्लिश में सिर्फ डिजर्ट बोल दो। वैसे कंफ्यूजन है नहीं, रेगिस्तान का रेस याद रह जाएगा। कंफ्यूजन फिर भी है तो डिजर्ट बोल दो, काम खत्म करो, इतना ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। तो यहाँ पर कौन से वनस्पति हो? यहाँ वनस्पति है जीरोफाइट। जीरोफाइट कैसे? बेटा एक बात बताओ, आप देख रहे हो किक्कर, आप देख रहे हो बबूल, किक्कर हो गया, बबूल हो गया, इसके बाद कैक्टस, इसके बाद नागफनी वगैरह वगैरह। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिन प्लांट्स के अंदर क्या होने वाला, कांटे मिलने वाले। इन प्लांट्स को देखो, किकर, बबूल, कैक्टस, नागफनी, इनमें ना आपको क्या दिखेंगे? कांटे दिखेंगे। कांटे क्यों दिखेंगे? क्योंकि सर ये डिजर्टिक है। ये ध्यान रख लेना, जो जीरोफाइट्स होंगे, जीरोफाइट्स होंगे इसका मतलब साफ है कि उसमें कांटे मिलेंगे। और अगर यहाँ पर ये मिले भी तो आप देखना कि इनकी पत्तियों को देखो, खासकर कीकर और बबूल की पत्तियों को देखना, पत्तियां जो हैं बहुत छोटी मिलेंगी। पत्तियां छोटी होती हैं और कई बार वही पत्तियां जो हैं कांटों में भी बन जाती हैं। ठीक है सर, पत्तियां छोटी हैं क्यों? पहला सवाल, पत्तियां छोटी है बेटा, पत्ती जितनी बड़ी होगी साफ है पानी को वो उतना ही ज्यादा बाहर निकालेगी जितनी बड़ी पत्ती होगी। पत्ती जितनी छोटी होगी इसे आप लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। बायोलॉजी के अंदर ट्रांसपिरेशन मतलब पानी को जड़ से, देखिए पानी कहां से निकलता है? जड़ से।
पेड़ जड़ से पानी लेता है और वो तनों के सहारे होते होते कहाँ पहुंचाता है, शाखाओं तक। शाखाओं में जो पत्तियां हैं उसके साथ जो पानी है एवोपोरेट करता है एनवायरनमेंट में। यही वजह है कि जहां पर रेन फॉरेस्ट दिखेंगे, जहां पर आपको बहुत सारे जंगल दिखेंगे, वहां पर बहुत सारा एवोपोरेशन होता है, बहुत सारा एवोपोरेशन होता है, इसलिए वहां बादल बनते हैं। बादल बनते हैं तो बारिश भी होती है। जहां जंगल होंगे वहां बारिश जरूर होगी, जहां जंगल नहीं होंगे वहां बारिश नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में नमी नहीं आ पाती है। नमी कैसे आएगी? पत्तियों से, जो जड़ों से निकाला है। नमी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर जिस इलाके में है वहां पर पानी जो होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जिसे भूमिगत जल कहते हैं, वो काफी नीचे होता है। इसलिए मैंने आपको बहुत पहले ही ये टॉपिक बता दिया है कि इसलिए यहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो एक तो आपको छतरीनुमा पेड़ दिखेंगे, छतरीनुमा। दूसरा, इनकी जो जड़ें होती हैं वो काफी गहरी होती हैं। इसका मतलब है यहाँ पर जो वनस्पति जीरोफाइट्स होती हैं उनकी जड़ें काफी गहरी होती हैं, जिसे आप लोग डीप रूट्स कहते हैं। ये डीप रूट्स क्यों हैं? क्योंकि सर ये पानी की तलाश में नीचे की तरफ जाती रहती है। अब बहुत मुश्किल से तो इसने पानी ढूंढा है, जो थोड़ा बहुत पानी मिल गया है उससे क्या करता है, वो पानी निकाल करके वो तनों से होते हुए ब्रांच तक पहुंचाता है। पत्तियां बड़ी होंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने जितना पानी यहां से निकाला है उतना ही पानी लेवल पे, जिसे आप कहते हैं लेवल बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखने के लिए मुझे पत्तियां छोटी चाहिए। क्लियर? सर कांटे क्यों होते हैं? बेटा कांटे इसलिए होते हैं क्योंकि पत्तियां खत्म हो जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर नमी को कौन बाहर निकालेगा? वो निकलना भी जरूरी है, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है। तो कांटे क्यों होते हैं? सर ये जो यहाँ पर जो जीव मिलते हैं, खासकर बड़े जीव होते हैं, लाइक जिराफ, जैसे मैंने सवाना ग्रासलैंड में बताया था आप लोगों को, जिराफ वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, इन पत्तियों को खाते हैं। और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, गर्दन बहुत ज्यादा होती है तो बहुत ऊपर तक जाकर के वो पत्तियां खाते हैं। तो जिराफ के साथ ये प्रॉब्लम है। तो मुझे दूसरे जीवों से बचाना, अपनी पत्तियों को कैसे बचाऊंगा? बचाने के लिए फिर मैंने कांटे निकाल दिए हैं। तो कांटे निकाल दिए हैं तो कोई मेरी पत्तियों को खाएगा नहीं, खाएगा तो कांटे गड़ेंगे, और कितना खा लोगे? समझ पा रहे हो ना आप लोग? अब जैसे बहुत सारे नॉन वेज लोग होते हैं, नॉन वेजी लोग जो हैं वो चिकन खा लेंगे, फिश नहीं खाते। फिश क्यों नहीं खाते? क्योंकि उसमें कांटे बहुत होते हैं। कई लोग कहते हैं कि यार फिश खा तो लें, लेकिन उसमें कांटे बहुत होते हैं, दिक्कत ये होती है। अब समझ में आया? ये वजह है। फिर भी खाते ही हैं लोग, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन बहुत कम लोग, जो एक बार किसी के गले में फंसा तो वो फिश अवॉइड ही करेगा। यही वजह है, कांटे निकलने से जो जीव उन पत्तियों को खाएंगे, अगर गड़ गए एक दो बार तो मोस्ट प्रोबेबली उसको छोड़ेंगे। ये वजह होती है जिसकी वजह से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर कंटीलेदार झाड़ियां मिलेंगी आपको, कांटे वगैरह मिलेंगे। ओके, तो जीरोफाइट की कंडीशन समझ में आ गई। ऐसे पेड़ मिलेंगे, ऐसे पेड़ आते ही दिमाग में आएगा ये। अब बेटा आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा वाले हो, है ना, हरियाणा प्रधानी हो, तो आप है ना गाड़ी वगैरह में ट्रैवलिंग करते हैं, बस वगैरह में आते जाते हैं, बाइक पे आते जाते हैं, हाँ, आप पेड़ों, ये जो सड़क के किनारे होते हैं, सड़क के किनारे, या आप गांव में रहते हैं, गांव में आप देखना सड़क के किनारे गांव में आपको एक पेड़ दिखेंगे, जनरली एक पेड़ दिखेगा, विच इज कीकर, है ना। और अगर कीकर दिख रहा है तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा है या कम है? कम है। इसका मतलब बारिश यहाँ पर क्या होती है? कम होती है, इसलिए वो कीकर दिखेगा आपको। जहां कंटीलेदार झाड़ियां दिखेंगी इसका मतलब साफ है यहाँ बारिश बहुत कम होती है। जहां पर जीरो फाइट होगा, साफ है, वहां की जलवायु शुष्क होगी। हरियाणा की जलवायु शुष्क है, इसलिए हरियाणा में आपको कोई डिजर्ट, वो हरियाणा में आपको रेन फॉरेस्ट नहीं दिखेंगे। हरियाणा में फॉरेस्ट ही नहीं है। दुनिया में, भारत में सबसे कम फॉरेस्ट कवर हरियाणा का है। जंगल में सबसे निचले पायदान पे जो है हरियाणा है, सबसे निचले पायदान पे। सबसे पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, सबसे नीचे कहाँ है? हरियाणा। तो इसलिए यहाँ पर जो पेड़ मिलेंगे वो ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, मतलब ऐसे हरे भरे नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे। फिर आप कहोगे कि सर सड़कों के किनारे पे जो है हमें एक पेड़ और दिखने को मिलता है, जिसे हम सफेदा कहते हैं, यूकेलिप्टिस बोलते हैं, है कि नहीं? सर हम ये सफेदा देखते हैं, सफेदे के साथ एक प्रॉब्लम है। सफेदा जहां आपको दिखेगा, सफेदा अपने आसपास किसी और पेड़ को उगने नहीं देता। खेतों में बिल्कुल कविता रानी जी। तो अब समझ जाइए कि अंडरग्राउंड वाटर बहुत कम है, कम है। इसका मतलब है कि डीप रूट्स मिलेंगे ऐसे पेड़ों के, और पत्ते वो दिख ही रहे हैं आपको, है ना। तो यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस जिसे आप सफेदा भी बोल देते हैं, आप देखना
सड़कों के किनारे यूकेलिप्टस लगाया गया। सर यूकेलिप्टस क्यों लगाया गया? बेटा पानी बहुत कम है तो हमें ऐसे ही पेड़ उगाने हैं जिसको पानी की कम आवश्यकता हो। यूकेलिप्टस का पेड़ देखोगे पत्ते उसके भी बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन यूकेलिप्टस के साथ एक प्रॉब्लम है, जहां आप यूकेलिप्टस उगाओगे उसके आसपास जो है वो दूसरे प्लांट्स को वो जनरेट नहीं होने देता। आसपास मतलब ठीक उसकी जड़ में अगर आप चाहोगे कि कोई दूसरा प्लांट आ जाए तो नहीं आएगा। इसलिए यूकेलिप्टस जो होता है वो नो डाउट एक फॉरेस्ट कवर तो क्रिएट करता है, जंगल जैसी फील देता है, हरा भरा दिखेगा, लेकिन दूसरी प्रजातियों के लिए वो नुकसानदायक होता है। इसलिए यूकेलिप्टस को बायोलॉजिकल टेररिस्ट बोलते हैं। जैविक आतंकवादी बोलते हैं। आतंकवादी मतलब जो अपने को छोड़कर किसी और को ना जाने जीने दे, यानी अपने भाई बंधु को छोड़ करके किसी और को जीने ना दे। दैट इज व्हाई इज दिस बायोलॉजिकल टेररिस्ट। अंडरस्टूड? तो ये है कहानी यूकेलिप्टस की। खैर, तो ये आपको मैंने समझा दिया जलवायु। जलवायु के साथ हमने बात कर ली किसकी? वनस्पतियों की। यहाँ पर पेड़ों की अगर आपको डिस्क्रिप्शन देनी हो तो कैसे दोगे? पेड़ों की डिस्क्रिप्शन दोगे तो आप ये कहोगे सर यहाँ पर अम्ब्रेलादार होंगे, पत्तियां छोटी होंगी, कांटे होंगे, डिप रूट्स होंगे। और ये ध्यान रख लेना, गांव में आपको है ना वो दिखता होगा, कुछ ऐसे पेड़ दिखते होंगे जिनको पत्ते अगर आप तोड़ोगे तो पत्तों से दूध आता दिखेगा, है या ना? कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी दिखेंगे जिसमें मिल्क दिखेगा आपको। बताइए, ये पेड़ों के अंदर ये जो मिल्क है वो क्यों दिखेगा आपको? पहला। और दूसरा, जो इनके रूट्स होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो जूसी होती हैं। इनकी जड़ें जूसी होती हैं, जूसी रूट्स, जूसी स्टेम्स या जूसी रूट्स। जूसी का मतलब होता है उसमें भी पानी अवेलेबल होता है। यही वजह है कि जो मैन वर्सेस वाइल्ड नाम का शो है, मैन वर्सेस वाइल्ड शो को अगर आप देखोगे, देखना यही चीज होता है कि आप देखो और आप उसे सीखो, दो फर्क होता है। मैन वर्सेस वाइल्ड में जब वो बंदा डिजर्ट वाले रीजन में जाता है तो वो पेड़ों को खोजता है। पेड़ों को खोजता है क्यों? खासकर छोटे प्लांट्स को। पेड़ मतलब कीकर वगैरह को तो नहीं उखाड़ पाएगा, इसलिए छोटे प्लांट्स को देखेगा। छोटे प्लांट्स को उखाड़ोगे तो उसकी जो जड़ें होंगी उसकी जड़ों के अंदर पानी मिलेगा। क्यों? साफ है, ताकि धीरे धीरे उस पानी का वो इस्तेमाल कर सके। तो इसलिए अगर आपको ये नॉलेज है तो जो छोटे प्लांट्स हैं उसको तोड़ करके उसकी जड़ें जो होती हैं, अगर आपको पानी की कमी है, पानी नहीं मिल पा रहा है, तो आप उन जड़ों को काट करके वहां से आप थोड़ा बहुत पानी निकाल सकते हैं। जूसी, इसलिए जूसी। मिल्क क्यों मिलता है? अब आप ये बताइए। यहाँ पर जो प्लांट्स मिलेंगे वो उसमें मिल्क मिलता है, क्यों? बचपन में बहुत सारा एक बार हम ये खेलते थे, कई बार तो लोग कहते थे कि भाई मिल्क जो है जो इंटरनल इंजरीज होती हैं, लाइक जैसे कोई कट वगैरह हो गया, ब्लेड वगैरह हो गया, तो उसको जो है चोट पे नहीं लगाना चाहिए। कई जगह कहते हैं लगाओ, कई जगह कहते हैं नहीं है। जैसे मेरे बचपन में बोला जाता कि ये नहीं लगाना चाहिए, खतरनाक हो सकता है, आंख में अगर डाल दिया तो अंधे हो जाओगे, है ना? आंकड़ा बोलते हैं हरियाणा। जो भी है, नीलम एंड सुमन जो भी है, वो आप समझिए कि उस मिल्क का क्या रोल है। यहाँ पे मिल्क का रोल है ये कि अगर पानी नहीं हुआ, क्योंकि ड्राई रीजन है तो साफ है, बारिश नहीं हो सकती, मतलब बारिश कम होगी, और हो सकता है कई बार अगर बारिश ना हो तो सर इसी मिल्क का इस्तेमाल वो पानी के रूप में करेगा, इसी मिल्क को पानी के रूप में इस्तेमाल करेगा। समझ में आई बच्चे कहानी? ये तो जलवायु हो गई, वनस्पति हो गई। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए। अब हम जो चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे वो होगा हमारा ट्राइब, मतलब है यही, लेकिन बात करेंगे ट्राइब्स के। ट्राइब्स मतलब यहाँ पर सर कौन कौन सी जो जनजातियां हैं वो आपको मिलती हैं, जैसे कि बेदुइन है ना, बुशमैन है, बिंदुबी है, और तुरैक्स है। मुझे एक चीज और बताना है यहाँ पे, जो हमने ये देखा कि जो डिजर्ट है हमारे पास, कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के। एक हो गया आपका हॉट डिजर्ट, एक होगा आपका कोल्ड डिजर्ट। समझना है आपको, जो हॉट डिजर्ट्स होंगे डियर जी, हॉट डिजर्ट्स कहाँ होंगे? जो मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको, ये सारे, ये वाले, ये सारे के सारे हॉट डिजर्ट्स हैं। इसका मतलब है कि जो पश्चिम के किनारे है, जो 30 डिग्री हाई प्रेशर वाले बेल्ट में है, वो हॉट डिजर्ट्स है। क्लियर? तो हॉट डिजर्ट किसे कहेंगे?
ये क्लियर। कोल्ड डिजर्ट क्या होगा? कोल्ड डिजर्ट से ध्यान रख लेना सर, जहां पर कोई पर्वत हो और पर्वत का एक साइड है जहां से ये पवनें ऊपर की तरफ आती हैं, ऊपर की तरफ आने के दौरान क्या होगा, ऊपर जब सब चढ़ेगी तो तापमान सब नीचे होगा, नीचे होगा तो क्या होगा, कंडेंसेशन, जिसे संघनन की प्रक्रिया कहते हैं, वो होता है। जब वो होगा तो क्या होगा, बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो क्या होगा, बारिश होगी। इसका मतलब है कि पर्वत का वो हिस्सा जिस हिस्से से पवनें ऊपर चढ़ रही होती हैं, उस हिस्से को हम लोग कहते हैं पवनामुख। और पवनामुख जो हिस्सा होता है जिसे विंडवर्ड भी बोल देते हैं, तो साफ है इधर ही बारिश होगी। लेकिन इसका जो दूसरा साइड है, दूसरे साइड में उतरने के दौरान क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा इट मींस ह्यूमिडिटी इसके अंदर कम होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी इट मींस कि यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होगी, और रेनफॉल अगर कम हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा ओवर द टाइम क्या हो सकता है, डिजर्टिक भी हो सकता है। इसका मतलब जो कोल्ड डिजर्ट्स होते हैं, कोल्ड डिजर्ट्स हमेशा पर्वत के पूर्वी साइड्स पे मिलेंगे, जिसे आप लोग रेन शेडो रीजन कह सकते हैं, या फिर इसे विंड, या फिर इसे लीवर्ड साइड कह सकते हैं। इसका मतलब है कि जो कोल्ड डिजर्ट्स मिलेंगे आपको रेन शेडो रीजन्स में मिलेंगे या लीवर्ड साइड में मिलेंगे, ये ध्यान रख लेना। तो कोल्ड और हॉट के बीच में मैंने एक आपका डिफरेंस भी क्रिएट कर दिया। सर क्योंकि यहाँ डिजर्ट्स है, तो डिजर्ट है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या मिलेंगे, ट्राइब्स भी मिलेंगे, जनजातियां मिल सकती हैं। पूरी दुनिया में कुछ फेमस जनजातियां हैं जिसमें मैं नाम लेता हूँ बुशमैन की, जिसमें मैं नाम लेता हूं बिंदुबी की, बिंदी बू, जिसमें मैं नाम लेता हूं त्वरेक्स की। बुशमैन, बिंदुबू, त्वरेक्स एंड बेदुइन्स, ये कुछ फेमस ट्राइब्स हैं। याद कीजिए पिग्मी होग, याद कीजिए मसाई, याद कीजिए हौसा, एल्बो, ट्राइब्स थे। अलग अलग इकोसिस्टम में हम ट्राइब्स पढ़ते आए हैं। इसी तरीके से डिजर्टिक इकोसिस्टम के अंदर आपको ये 4 ट्राइब्स मिलेंगे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें आपको बेदुइन्स देखने को मिलेगा कहां पे, इसके लिए आपको अरेबियन पेनिनसुला में जाना पड़ेगा, अरेबियन प्रायद्वीप वाले हिस्से में जाना पड़ेगा। अगर आपको देखना है बुशमैन, बुशमैन के लिए आपको जाना पड़ेगा कालाहारी डिजर्ट्स के अंदर, कालाहारी डिजर्ट, कालाहारी मरुस्थल के अंदर जो है ये आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आपको बिंदु भी देखना है तो इसके लिए जाना पड़ेगा आप लोगों को कहां, ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपको त्वरेक जाना है तो इसके लिए कहां जाना पड़ेगा, सहारा वाले रीजन्स के अंदर, जहां सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र वहां पे। तो ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिलने वाले क्या हैं, ट्राइब्स हैं। कहाँ कहाँ है, लोकेशन हमने देख लिया। जिसमें ये जो अरेबियन रीजन्स में जो बेदुइन है, ये ध्यान रख लेना, ये हॉर्स पे चलते हैं, ये हॉर्स राइडर्स होते हैं। ये जिस जानवर का इस्तेमाल करते हैं वो घोड़ा होता है। उसी तरीके से जब हम चलेंगे इस पे त्वरेक्स पे, तो त्वरेक्स कहाँ है, यहाँ है सहारा। सहारा में आप बताइए घोड़ा चल सकता है क्या, नो। तो आप कहेंगे सर ये कैमल राइडर्स होते हैं, यानी यहाँ पर ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता है। कैमल जिसे आप लोग हॉर्स ऑफ दी डिजर्ट्स भी बोलते हैं, जंगल का घोड़ा। अब ये जो क्या बोलते हैं इसे, बुशमैन और बिंदुबी है, जो पहले ये दो है, इनको हम लोग नोमैडिक हर्डर्स बोलते हैं। नोमैडिक हर्डर्स का मतलब होता है कि जो जानवर भी पालते हैं, जो जानवरों के साथ रहते हैं। इसका मतलब साफ है जानवरों से इनको बेनिफिट्स मिलते हैं, मिल्क वगैरह मिलता है ना, दूसरे प्रोडक्ट्स मीट वगैरह मिलते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स इनको मिल सकते हैं। तो बेदुइन और सॉरी जो बुशमैन और बिंदु भी है, ये दोनों के दोनों नोमैडिक हर्डर्स होते हैं। और ये बात ध्यान रख लेना कि ये जो है जहां ये रहते हैं बकायदा, जैसे कि एक है ना जरीबा ग्रास होती है, जैसे नाम लेते हो आप लोग त्वरेक्स की, त्वरेक्स लोग जो सहारा मरुस्थल में रहेंगे, सोच के देखो बहुत गर्म इलाका है, गर्म इलाका है तो क्या हमारी तरह कंक्रीट का ये घर बनाएंगे, सोचो। नहीं सर, कंक्रीट का घर नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि कंक्रीट के घर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है।
इसलिए इको फ्रेंडली घर होना चाहिए। और इको फ्रेंडली घर कैसे होगा? इको फ्रेंडली घर होगा सर, हो सकता है कि आसपास जो रीजन्स में जो भी वनस्पति मिलती है, जो भी घास वगैरह मिलती है, हो सकता है उनसे वो घर बनाए। तो इसलिए जिस घर में रहते हैं उस घर में या उस घर को जरीबा, जरीबा ग्रास का ये घर बनाते हैं। कुछ इस तरह का जरीबा ग्रास का ये घर बनाते हैं। राजस्थान का एरोप्लेन, बिल्कुल राजस्थान का एरोप्लेन कह सकते हैं नीलम जी। तो जेरीबा ग्रास को त्वारेक्स, त्वारेक्स जो होते हैं वो जेरीबा ग्रास जो होती है उस पे ड्वेल करते हैं, उस पे जिंदा रहते हैं। और इसी तरीके से ये जो आपका बिंदु भी है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है बकायदा, ये भी अपनी एक झोपड़ी बनाते हैं जिसको वुरलीज बोला जाता है। बिंदु भी जहां रहते हैं उसको हम लोग वुरली बोलते हैं, वुरलीज। तो यहाँ पर है, आपको क्या दिख रहा है? पहला दिख रहा है आपको वुरलीज, दूसरा दिख रहा है आपको जेरीबा ग्रास। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको मैप के थ्रू समझाना चाहूंगा, मतलब जब हम उसको देखेंगे तो ज्यादा बेटर है। वुरलीज, ये देखो, आपने कई डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर देखा होगा। अरे दिखाते यार, ये देखो आसपास के वेजिटेशन से इन्होंने अपना एक घर बना रखा है। ये जो घर है इसी को वुरलीज कहते हैं। कौन रहते हैं? बिंदु भी। इसी तरीके से जरीबा ग्रास है, ये देखो इस तरह के घर आपको दिखेंगे। दिस वन, आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज में इस तरह के घर देखे होंगे लोगों के, हाथ से बनाया। तो दीज आर दी जेरीबा ग्रास। अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि सर बहुत क्लाइमेट हार्श है, जलवायु बहुत ही शुष्क है, बारिश नहीं होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको घर ऐसे बनाने पड़ेंगे जो इको फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली घर। अंडरस्टूड? तो ये तो बात होगी डीएस जी आपके डिजर्ट्स की, मतलब डिजर्ट्स में उसकी जलवायु, उसकी वेजिटेशंस और उसमें पाए जाने वाले ट्राइब्स की। अंडरस्टूड? अब हम चलेंगे कि दुनिया भर में जो डिजर्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ है। इकोसिस्टम तो है सर, एक इग्लू भी होता है। इग्लू का इस्तेमाल किया जाता है ठंडे प्रदेशों में, नीलम रानी जी। जो ये टुंड्रा के प्रदेश होते हैं, टुंड्रा के प्रदेश में रहने वाले लोग, अलास्का वगैरह रीजन में रहने वाले जो लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इग्लू का। वो बर्फ से ही घर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ से जब आप घर बनाओगे तो उस बर्फ के घर के अंदर हीट, जो गर्मी होती है, वो ट्रैप हो जाती है। यानी बाहर के मुकाबले अंदर का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि आप बाहर के कंपैरिजन में अंदर ज्यादा गर्माहट महसूस करते हैं। तो वो इग्लू होता है। इग्लू यहाँ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जेरीबा ग्रास एंड वुरली, ये चीज है। बढ़िए, वापस कहाँ आते हैं? वापस आते हैं हम अपने स्लाइड्स पे। इसमें बात करते हैं मैप की। एक काम करते हैं ना, इतना ज्यादा एफर्ट लगाना ही क्यों, हम एक मैप डाउनलोड ही कर लेते हैं, बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। वर्ल्ड मैप ब्लैंक। अब दुनिया भर में जो आपको डिजर्ट्स मिलेंगे, अब वो डिजर्ट्स आपको याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ मिलेंगे और कौन कौन से हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में आ जाओ तो यहाँ पर आप लोगों को जो डिजर्ट्स मिलेंगे, सोनोरान, मोहावे, और ये मैक्सिको है। मैक्सिको में आपको जो मिलेगा, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये मैक्सिको।
मैक्सिको में चिहुआन, चिहुआन मैक्सिको में। इसी तरीके से आप जब साउथ अमेरिका में आएंगे, साउथ अमेरिका के अंदर आपको मिलेगा अटकामा, पेरू में। अटकामा, पेरू में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डिजर्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट, ड्राइएस्ट का मतलब है जहां पर नमी बहुत ही कम है, बहुत ही शुष्क है। सहारा मरुस्थल का नाम मत लेना, सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट। देखिए दुनिया का लगभग हर मरुस्थल जो है वो ड्राइएस्ट है, नमी नहीं है इसलिए वो मरुस्थल है। लेकिन सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट कौन सा है, आपने आंसर करना है अटकामा का, सबसे ड्राइएस्ट है, सबसे शुष्क मरुस्थल। सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये ध्यान रख लेना। ये एचसीएस ने भी सवाल किया था, ज्यादातर लोगों ने सहारा का आंसर दिया था, लेकिन अटकामा आएगा। उसके बाद अफ्रीका में तो देखिए भरा ही पड़ा है सहारा, तो एक देश में नहीं है डियर जी। सहारा मरुस्थल जो है लगभग 15 देशों में, अफ्रीका के 15 देशों में फैला हुआ है, 15 देशों में। इसी तरीके से आप यहां आएंगे तो कालाहारी डिजर्ट्स आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका के दक्षिण में, और यहां पर एक डिजर्ट्स देखने को मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं नामीब। उसके बाद इंडिया में आओगे तो थार मरुस्थल देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो ग्रेट विक्टोरिया, थॉमसन, गिब्सन, संडी, ये सारे के सारे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के। तो इसलिए ध्यान रख लेना, जब भी ग्रेट शब्द का इस्तेमाल हो जाए ऑस्ट्रेलिया आंख बंद करके लिख देना, क्योंकि ग्रेट वर्ड ऑस्ट्रेलिया में ही आते हैं। उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा कहाँ, चाइना, चाइना और मंगोलिया वाले रीजन्स में। तो यहाँ पर एक डिजर्ट्स मिलेगा आपको जिसको हम लोग कहते हैं गोबी, और एक डिजर्ट्स मिलेगा जिससे नाम है तकला मकान। इसी तरीके से एक डिजर्ट भारत में भी मिलेगा उत्तर की तरफ, जिसे हम लोग नाम देते हैं लद्दाख, लद्दाख। उसके बाद दक्ष सऊदी अरब में चलेंगे। सऊदी अरबिया के अंदर आपको जो डिजर्ट्स मिलेगा उसका नाम है रूब अल खाली, रूब अल खाली। ये क्या है, सऊदी अरब। इसके बाद यहां पर एक देश है इजराइल, कहां मिलेगा वो आपको, वो मिलेगा यहां पे, ये वाला हिस्सा, नगेव, नगेव, इजराइल। फिर एक देश है जिसे हम लोग कहते हैं ईरान, ये है ईरान। यहां पर आपको दो मिलेंगे, दस्ते लूत, दस्ते कबीर, ईरान। यहां पर एक देश है उज्बेकिस्तान, काइजल को, उज्बेकिस्तान।
उसके बाद एक डिजर्ट है अंटार्कटिका। और बकायदा अटाकामा जो होता है, इस अटाकामा को आप नीले वर्ड में लेके चलिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक डिजर्ट है जिसका नाम है पैटागोनिया। पैटागोनिया। तो जितने भी रेड हैं ये सारे के सारे हॉट हैं। जितने भी रेड कलर में आपको दिख रहे हैं वो सब के सब हॉट हैं, और जितने ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो सब के सब कोल्ड डिजर्ट्स हैं। कोल्ड डिजर्ट्स मतलब जो रेन शेडो में है। रेन शेडो मतलब जो लीवर्ड साइड में पड़ता है, ये वाला। तो ये है पूरी दुनिया में आपको मिलने वाले डिजर्ट्स। इसका मतलब है कि आपसे इसके सवाल भी पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। बताइए इन सब में सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है? इन सब में सबसे बड़ा डिजर्ट अंटार्कटिका है। उसने ना तो गर्म बोला है ना ठंडा बोला, उसने बोला सबसे बड़ा डिजर्ट अंटार्कटिका। सबसे बड़ा गर्म डिजर्ट सहारा। सबसे ड्राइएस्ट डिजर्ट अटाकामा। और वो कॉन्टिनेंट जिसमें कोई डिजर्ट है ही नहीं, वो महाद्वीप जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है। द आंसर इज यूरोप। आप देखेंगे पूरा यूरोप में, मैंने सब जगह नाम ले लिया। अफ्रीका में नाम ले लिया, नॉर्थ साउथ अमेरिका में नाम आ गया, ऑस्ट्रेलिया भरा पड़ा है, एशिया में नाम आ गया, लेकिन एक जगह, अच्छा अंटार्कटिका भरा खुद एक डिजर्ट है। यूरोप महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी डिजर्ट आपको नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है, वहां की जो जलवायु है, उसमें को भरपूर पानी मिलता है, डिजर्ट बनने की संभावना नहीं है। दूसरा, वहां के जो कॉन्टिनेंट है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, उसके वेस्ट में कोई भी ठंडी पवन नहीं चल रही होती। जो थोड़ी बहुत जो घातक वार कैनारी करंट कर सकती थी, वो भी नीचे जाकर के वो अफ्रीका की तरफ कर पाती है। तो इसलिए यूरोप जो है बच जाता है, इसलिए वहां पर कोई डिजर्ट नहीं है। क्लियर? तो डिजर्टिक इकोसिस्टम जो है मैंने आपको बता दिया। ध्यान रख लेना, डिजर्ट आते ही वहां का जो जीवन है काफी हार्श हो जाता है। यानी यहाँ पर जितने भी जीव मिलेंगे आपको, खासकर जो गर्म डिजर्ट्स होते हैं, गर्म डिजर्ट्स में जितने भी जीव मिलेंगे आपको, वो सब खतरनाक मिलेंगे आपको। सांप जो मिलेगा वो भी बहुत जहरीला होगा, समझो। सांप जो मिलेगा वो भी बहुत जहरीला होगा। कई बार तो यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, जिसे पीचर प्लांट कहते हैं, पीचर प्लांट मतलब वो कहीं जा नहीं सकता, उसे खाना चाहिए। तो पीचर प्लांट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी जीव अगर उस प्लांट के अंदर आता है, देखिए फूल खूबसूरत होता है, इसलिए इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं। इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे ही इंसेक्ट उसके अंदर जाएगा पीचर प्लांट बंद हो जाता है। तो यानी उसने दिखाया कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, है ना। इंसेक्ट आया, पकड़ लिया। तो हनी ट्रैप एक वर्ड यूज किया जाता है, हनी ट्रैप। ये समझ लो, ये हनी ट्रैप है, खूबसूरती दिखा करके फंसाना, है ना। बहुत चलते हैं ये हनी ट्रैप। तो देखिए ये हनी ट्रैप है। तो यहाँ के जंगल में आप कैसे पकड़ेंगे? वो पकड़ेंगे खूबसूरती दिखा के। इसलिए मैंने आपको पहले ही या दूसरे ही सेशन में बताया था इकोसिस्टम के, कि जो जंगल के अंदर मिलने वाले फूल है वो बहुत खूबसूरत होते हैं। क्यों? क्योंकि जंगल में वैसे कोई लोग नहीं रहते, जीव नहीं रहते। जो थोड़े बहुत जीव रहते हैं उनको अट्रैक्ट करना होता है, तो वो अट्रैक्ट किया जाता है। अंडरस्टूड? इससे क्या होता है, पॉलिनेशन भी होती है और पीचर प्लांट जैसे को खाना भी मिलता है। इसलिए ज्यादातर फूल जो डिजर्ट में होते हैं वो रात को खिलते हैं, लेकिन पीचर प्लांट दिन में खिलता है। क्योंकि नहीं, सॉरी, रात को खिलते हैं ताकि इंसेक्ट निकले, उसकी तरफ आए, पकड़ ले। ये कहानी है। तो बेटा डिजर्ट इकोसिस्टम हो गया। लॉजिकली तो मैं आज ये सोच करके आया था कि एक्वाटिक इकोसिस्टम को हम स्टार्ट कर लेंगे, बट टाइम अलाउ नहीं कर रहा मुझे। 10:30 ही क्लास थी, 5-10 मिनट वैसे हमारी क्लास लेट स्टार्ट हुई। तो ये आज यहीं खत्म करते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम की कहानी अगले सेशन से स्टार्ट होगी। अगर यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट हो तो पूछिए, वरना आज के लिए मेरी तरफ से इति वार्ता। चलो फटाफट। कोई डाउट नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल एक्वाटिक इकोसिस्टम के साथ। टिल देन एंजॉय, बाय बाय, दस विदानिया।